हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल अपने स्किल्स में। एक बार फिर से आ गए हैं हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चंस लेकर। चाहे वो कंप्यूटर पुलिस ऑपरेटर की वैकेंसी हो, चाहे आपका एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट लेवल के सभी में से कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए हम यहाँ पे आपके लिए कंप्यूटर क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप लोग हमारे अपने स्किल्स चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ नीचे दिए गए व्हाट्सएप पर अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है सीपीयू का लेक्चर 2, क्योंकि हमने लेक्चर 1 में ये सारे टॉपिक के बारे में पढ़ा था जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे सीपीयू का इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, सिस्टम यूनिट एंड सीपीयू, मेमोरी आर्किटेक्चर और इंस्ट्रक्शन सेट ना, सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, इनके बारे में हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था। और अब हम लेक्चर 2 में इनसे रिलेटेड 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ये हमारा एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो हमने फर्स्ट में ही पढ़ा था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे, सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर अपने सारे निर्णय, सारे कार्य सीपीयू के माध्यम से ही करता है। फिर यहाँ पे एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और थोड़ा सा ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। उसके बाद फिर इन्हीं के बेसिस पे आगे बने हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको निक नेम क्या है, मतलब लोग और किस नाम से इसको बुलाते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का इंजन भी सीपीयू को ही कहा जाता है। इसके मुख्य कार्य क्या है, तो डेटा को लेना, ठीक है ना, मतलब आप जो डेटा देते हो उसको इनपुट डेटा कहते हैं। तो इनपुट डेटा को लेना, उसके ऊपर कार्य करना और फिर उसको प्रोसेस करके आउटपुट के तौर पे आपको प्रोवाइड कर देना। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोसेस करना, इनपुट लिए गए डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आपको दे देना, इसका मुख्य कार्य है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। यह 4 बिट का कॉमर्शियल प्रोसेसर था। इसलिए एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। दूसरा क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि दुनिया का पहला दुनिया का पहला कॉमर्शियल प्रोसेसर कौन सा था। ठीक है, तो कौन था, इंटेल 4004 था, 1971 में बना। जो सीपीयू होते हैं, सीपीयू को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो सिलिकॉन यूज होता है ना। ये क्या होता है, अर्धचालक मटेरियल में आते हैं, और भी अर्धचालक यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख जो है वो सिलिकॉन होता है इसमें। पहली बार कंप्यूटर के सीपीयू का इस्तेमाल कब हुआ था, तो कंप्यूटर के 4th जनरेशन में पहली बार सीपीयू का इस्तेमाल किया गया था। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की गई है, तो वीएलएसआई और यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी वीएलएसआई एलएसआई की जगह पे नैनो टेक्नोलॉजी पूछ लेता है, तो आपके 4th जनरेशन में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था ना, या फिर इन प्रोसेसर्स को बनाने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो एक्स्ट्रा चीजें उनको आप लिखते चलेंगे, इसे भी आप लिखते चलेंगे और बाकी की चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टम यूनिट वर्सेस सीपीयू की बात करेंगे। तो सिस्टम यूनिट क्या है, सीपीयू क्या है। तो जिस बड़े से बॉक्स को आप लोग सीपीयू बोलते हो ना, असल में वो सीपीयू नहीं होता, वो एक सिस्टम यूनिट होता है। उसके अंदर लगा हुआ एक छोटा सा चिप है, वो आपका सीपीयू होता है। ये आप यहाँ पे डायग्राम से देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है आपके सामने, ये असल में सीपीयू नहीं होता है। इसका नाम होता है सीपीयू केस, कंप्यूटर केस है, या फिर इसको कैबिनेट भी बोला जाता है, मतलब खाली एक डब्बा है ये। ठीक है, जब इस डब्बे के अंदर ये जो लगा हुआ प्लेट है, इसको कहते हैं मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड को लगाया जाता है और इस मदरबोर्ड के ऊपर ये छोटा सा चिप लगाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सीपीयू। यही है आपका कंप्यूटर का मेन सीपीयू या प्रोसेसर, यही छोटा सा चिप। बाकी ये जो बड़ा सा प्लेट लगा हुआ है, ये मदरबोर्ड है, सर्किट बोर्ड। यहाँ कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड यही होता है, मदरबोर्ड है। और भी कुछ कंपोनेंट इसके अंदर लगाए जाते हैं। जब सारे कंपोनेंट्स को लगाकर इस डब्बे को पैक कर दिया जाता है, तब ये बन जाता है सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। सिस्टम यूनिट क्या है, वो बड़ा सा बॉक्स जिसके अंदर मदरबोर्ड समेत जितने भी सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट होते हैं वो सब इसके अंदर लगाए गए होते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सीपीयू है, और सीपीयू और ये मेन सर्किट बोर्ड जिसको मदरबोर्ड भी कहा जाता है। ये रहा आपका दुनिया का पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 कैसा दिखाई देता था, ये मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। ये 4 बिट का पहला कॉमर्शियल प्रोसेसर था जो कि 1971 में आया था।
सीपीयू का क्या है, तो ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, मेड ऑफ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन से बना होता है और ये 4th जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा घटक करता है? देखिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आप देख सकते हो डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है, तो सीपीयू करता है। डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक है, किसी भी तरह की प्रोसेसिंग कार्य को कौन करता है? यहाँ पे सीपीयू करता है। फिर कंप्यूटर की क्षमता क्या है? तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है? तो भाई लिमिटेड है, अनलिमिटेड क्षमताएं नहीं है अभी तक कंप्यूटर के पास, ध्यान रखिएगा। ना ही तो ये बहुत स्लो है, ना ही ये नन ऑफ दीज हो सकता है। तो आंसर क्या है आपका? ये है सीमित ना। ये भी बीपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए एसबीआई पीओ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो बोल रहा है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में परिवर्तित करे तो इसे क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। मैंने कहा ना कि डेटा मतलब जो इनपुट आ रहा है वो डेटा है, जब उसको अर्थपूर्ण जानकारी में बदल दिया गया तो बदलने से पहले का जो प्रोसेस है उसे प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ आंसर दीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? जो डेटा प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। देखो यहाँ पे दोनों चीज बोल रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं और डेटा प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है। दोनों में से कोई एक बात बोलता तब भी आंसर क्या होता है आपका? सीपीयू होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया कब? देखिए सीजीएल में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन और एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर देखिए सीएचएसएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन कंप्यूटर से, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए किस अर्धचालक पदार्थ का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो अभी हमने कहा ना व्यापक बहुत ज्यादा रूप से, तो कौन होता है? सिलिकॉन यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर निम्नलिखित में से किसे सिस्टम यूनिट का हिस्सा माना जाता है? तो देखिए आरएसएम डबल एसपी एसबी मतलब पटवारी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सिस्टम यूनिट किसे माना जाता है? तो सीपीयू को ही माना जाता है, क्योंकि एट द एंड उस पूरे बॉक्स को भी आप क्या बोल देते हो? सीपीयू ही बोल देते हो। ठीक है, फिर आता है सिस्टम यूनिट के भीतर मुख्य सर्किट बोर्ड। देखिए अभी आ गया ना मुख्य सर्किट बोर्ड, जिस पर सीपीयू लगा होता है क्या कहलाता है? तो देखिए अभी हमने बताया क्या, वो मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, ये भी पटवारी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस वही हैं जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और जिनको थोड़ा समझने में समस्या हो रही है वो पहला वीडियो जाके पहला पार्ट देख लें थोड़ा सा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है और इसमें हम उसी के बेसिस पे प्रैक्टिकल पार्ट ले आए हैं, मतलब एमसीक्यू। कंप्यूटर प्रोसेसर के आंतरिक बस की चौड़ाई क्या दर्शाती है? मतलब आंतरिक बस की जो चौड़ाई होती है वो क्या दर्शाती है? ये सीजीएल 2023 में और ओ लेवल M1R5 के 2024 के में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आंतरिक बस होता क्या है? बस का मतलब क्या है कि जो आपने देखा यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट में आपको एक बार थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो आंतरिक बस ये रहा, ये इसमें आप देख पा रहे हो ये जो लगा हुआ सर्किट्स, ये जो सर्किट्स आप देख रहे हो ना, ये सर्किट्स ही क्या है? बस कहलाती हैं। यहाँ पे देख रहे हो ये वायर्स हैं, ये वायरिंग है सीपीयू पर, तो ये वायरिंग क्या है? ये वायरिंग बस कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी को हम बस कहते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि आंतरिक बस, कहाँ गया यार क्वेश्चन? तो आइए हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है। तो यह प्रोसेसर द्वारा एक बार में प्रोसेस किए जाने वाले बिट्स की संख्या है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब जो बस होता है, बस जो जो सर्किट है, मतलब कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन या डेटा लेके जाता है वो बिट्स के फॉर्म में लेके जाता है, और वो डेटा किससे जाता है? वो उन्हीं सर्किट्स के माध्यम से जाता है जिन्हें हम बस कह रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या है? प्रोसेसर द्वारा एक बार में प्रोसेस किए जाने वाले बिट्स की संख्या है। हाँ, जो बस की चौड़ाई होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि वो बस मतलब वो सर्किट्स एक बार में कितने नंबर ऑफ बिट्स को लेकर जा पा रही हैं। ठीक है ना, प्रोसेस कर पा रही हैं। बिट क्या होते हैं? 0 और 1। 0 और 1 में लिखा गया क्या होता है? बिट, क्योंकि कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है, या तो 0 या 1। बात समझे? ये रहा हमारा आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा घटक इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण करता है, मतलब इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो हमने अभी पढ़ा था ना कि इनपुट आता है और वो प्रोसेस करने के बाद आउटपुट में बदल जाता है, तो सीपीयू ये करता है। ठीक है, ये भी आईबीपीएस क्लर्क 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर सीएचएसएल 2020 और जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका कार्य डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, ना जी कंट्रोल यूनिट स्टोर करने के लिए नहीं होता, उसके लिए मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, जिसे रजिस्टर वगैरह कहते हैं। मेमोरी यूनिट में रजिस्टर आ जाता है, क्या चाहे वो सब। ठीक है, यहाँ पे निर्देश को डिकोड और नियंत्रित करना। हाँ जी बिल्कुल, तो जो भी निर्देश यूजर के द्वारा दिए जाते हैं, मतलब आप यूजर हो, आप जो इनपुट दे रहे हो उस इनपुट को डिकोड करना, बात समझिएगा, उस इनपुट को डिकोड करना और उसे मैनेज करना, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक है, अगर ये खुद किसी, ये कुछ कार्य खुद नहीं करता, ये कार्य बस ये क्या बस करता है कि डिकोड करता है इनपुट्स को और उसको मैनेज करता है और उसके बाद दूसरे हार्डवेयर से काम करवाता है, खुद नहीं करता। क्योंकि सोच लो, अगर आप खुद ही सोचो मैनेजर खुद किसी काम में लग जाए तो मैनेजमेंट कौन संभालेगा? तो वैसे ही ये होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में और एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 2019 में पूछे गए दो क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे, लेकिन क्योंकि सेम आंसर है इनके, बस इसका मतलब है कि आंसर को बस थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। ठीक है, दोनों में दो अलग अलग तरीके से, तो हम एक साथ लाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कंप्यूटर की किस पीढ़ी में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था, जबकि यहाँ क्या पूछा है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ था? एक ही बात है भाई, क्या कौन सा, फोर्थ जनरेशन ना, चौथी पीढ़ी में हुआ। फिर आते हैं, अब फिर से हमारे पास कुछ टॉपिक, तो इनको समझते हैं पहले और रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सीपीयू मेमोरी आर्किटेक्चर मॉडल्स। सीपीयू के काम करने के डिजाइन को मुख्य रूप से दो मॉडलों में विभाजित किया गया है। तो उनमें से पहला मॉडल पहले हम पढ़ेंगे, क्या, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है भैया, क्योंकि ये जितने जो एमसीए वगैरह के भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, वहाँ भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रिसेंटली पीजीएटी का एग्जाम हुआ है 15 तारीख को, ठीक है ना, एमसीए का, तो उसमें एयू का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से। यहाँ पे क्या पूछा गया, देखिए वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, इस डिजाइन को डिजाइन में निर्देशों और डेटा को दोनों को रखने के लिए एक ही स्मृति साझा की जाती है, मतलब एक ही मेमोरी को शेयर किया जाता है और एक ही बस का उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो सर्किट होती है ना, जो डेटा को ले जाने वाली सर्किट है वो, और जो मेमोरी जहाँ डेटा स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर होगा, वो दोनों सेम ही है, मतलब सेम मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहे हैं, सेम ही मेमोरी सेम ही बस, मतलब सर्किट के माध्यम से ये दोनों ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ पे इसकी लिमिटेशन क्या हो जाती है कि ये एक एक ही रास्ता होने के कारण सीपीयू एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना, एक ही मेमोरी है, एक ही रास्ता है जिस रास्ते से इंस्ट्रक्शंस को और डेटा दोनों को जाना है, तो भाई काम स्लो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो या तो निर्देश लाएगा या डेटा, एक समय में एक ही को ले आ पाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जिसे वॉन न्यूमैन बॉटलनेक कहा जाता है। क्यों वॉन न्यूमैन बॉटलनेक इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सकरा होता है, मतलब बहुत एक छोटा सा बस है, मतलब एक ही बस से दोनों जा रहे हैं, डेटा भी जा रहा है और इंस्ट्रक्शन भी, इसलिए एक समय भी केवल एक ही जा पा रहा है। यूज कहाँ होता है इसका, तो सामान्य उपयोग वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर, मतलब जो छोटे नॉर्मल जनरली आप लोग जो कंप्यूटर यूज करते हो उसमें, जो आप लोग जनरली लैपटॉप या वर्क स्टेशन यूज करते हो उनमें। वर्क स्टेशन क्या है, जहाँ पे यूजर बैठ के काम करे, वर्क स्टेशन जिसपे सर्वर होता है, वो सर्वर होता है जैसे कि आप जिस कंप्यूटर पे बैठ के आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वो वाला आपका क्या हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, और फॉर्म सबमिट करने के बाद जहाँ जा रहा है वो आपका सर्वर हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। अब देखिए हार्वर्ड आर्किटेक्चर दूसरा, अब उसी का उल्टा हो गया। इस डिजाइन में निर्देशों और डेटा को अलग अलग रखने के लिए दो अलग अलग भौतिक स्मृतियां, मतलब मेमोरी, और दो अलग अलग रास्ते होते हैं, मतलब बसेस होते हैं। मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों को रखने के लिए जो मेमोरी है वो भी, और जो बसेस हैं वो भी दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग होने की सीधी सी बात है, दो अलग रास्ते होने के कारण सीपीयू एक ही समय में निर्देश भी ला सकता है और डेटा का आदान प्रदान भी कर सकता है।
जिससे गति तीव्र हो जाती है, जिससे अब इसकी स्पीड काफी ज्यादा हार्वर्ड आर्किटेक्चर की बढ़ जाती है कंपैरिजन टू वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। लेकिन सीधी सी बात है भाई, जब ज्यादा मतलब अगर आप रिसोर्सेज ज्यादा यूज करोगे तो भाई कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा ना, तो ये महंगा पड़ेगा। इसका कहा माइक्रो कंट्रोलर्स में, एम्बेडेड सिस्टम्स में। जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं, जैसे आपको वॉशिंग मशीन हो गया, ओवन हो गया, जहाँ पे इनपुट देने की डिवाइस, आउटपुट देने की डिवाइस और प्रोसेस करने की डिवाइस सब क्या है, कॉमन है, मतलब वो फिक्स है पहले से। आप वहाँ पे और ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। जैसे कि अपने कंप्यूटर में, मॉनिटर कंप्यूटर में या लैपटॉप में आप अलग से लाके प्रिंटर ऐड कर दिए, अलग से स्कैनर, अलग से कीबोर्ड माउस अलग से अटैच कर लेते हो। क्या आप अपने वॉशिंग मशीन में ले जाके कुछ अटैच कर सकते हो अलग से ना? वही बस उसके अंदर का मोटर, वहाँ पे लगा हुआ एक जो कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर को घुमाएंगे आप, मोटर ऑन हो जाएगा, मतलब वो प्रोसेस करेगा, बाद में आपको आउटपुट के तौर पे आपके कपड़े मिल जाएंगे साफ होके। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, प्रोसेस करने की डिवाइस हो गई, सब कॉमन है, ठीक है। तो उस कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए जहाँ जो वहाँ पे लगा होता है ना, तो वहाँ पे प्रोसेसर नहीं लगा सकते, प्रोसेसर महंगे पड़ते हैं। इसलिए हम क्या लगा देते हैं वहाँ पे, माइक्रो कंट्रोलर्स लगाते हैं। तो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है? प्रोसेसर वो है जो मल्टीटास्किंग है, एक समय पे मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फोन में आप उसी समय गाना सुन सकते हैं, उसी समय गेम खेल सकते हैं, उसी समय पे आप अगर किसी की कॉलिंग आती है तो कॉल रिसीव कर लिए, लेकिन आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, तो मल्टीपल टास्क एक बार में कर लेते हैं। क्या वॉशिंग मशीन से मल्टीपल टास्क कर सकते हैं? नहीं, उसका काम केवल कपड़े धुलना है। क्या ओवन से आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं? नहीं। एसी से आप मल्टीपल टास्क कर सकते हैं? नहीं, एसी का काम केवल ठंडा करना है। तो ये जहाँ पे सिंगल टास्किंग होता है वहां पे हम माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सीपीयू की कैश मेमोरी में भी आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सीपीयू की कैश मेमोरी को बहुत फास्ट बनाना होता है। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है तो वो ऐसा डिजाइन है कि बहुत फास्ट होता है। देखिए इससे बने क्वेश्चंस, जैसे वॉन न्यूमैन वाटरनेक का मुख्य कारण क्या है। देखिए कारण पूछ लिया कि वॉन न्यूमैन वाटरनेक का मुख्य कारण क्या है। यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसरो टेक्नो क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्या है। अब देखिए बोल रहा है सीपीयू की कम क्लॉक स्पीड, डेटा और निर्देशों दोनों के लिए एक ही साझा बस होना। हाँ जी एकदम, यही वाला बी वाला आंसर करेक्ट है, क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पे क्या एक ही बस होता है या एक ही मेमोरी बोलता तो भी आपका आंसर वही सही हो जाता, ठीक है। आपका ये आंसर करेक्ट है। फिर यहाँ बोल रहा है क्या, देखिए डीआरडीओ सेप्टेम 2022 ओ लेवल M1R5 2023 के क्वेश्चन में पूछा, मतलब के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। किस आर्किटेक्चर में डेटा और निर्देशों को अलग अलग भौतिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है, जिससे सीपीयू एक ही समय में दोनों तक पहुंच सकता है। तो भाई देखो दोनों में अलग अलग मतलब अलग अलग मेमोरी में स्टोर किया जाता है, साफ साफ क्या है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन तो रहा हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएल जेई 2021 और एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। माइक्रो कंट्रोलर्स और एम्बेडेड सिस्टम जैसे वॉशिंग मशीन, ओवन में गति और दक्षता के लिए आमतौर पर किस डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो देखो अभी हमने बताया था ना, फास्ट स्पीड के लिए दक्षता, मतलब फास्ट स्पीड की बात कर रहा है कौन, आपका ये आ गया हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। कभी कभी आप इंग्लिश वाले में पढ़ के समझ सकते हो, अगर इंग्लिश हिंदी वाले में थोड़ा टफ लग रहा है तो। विच डिजाइन इज कॉमनली यूज्ड इन माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो स्पीड और एफिशिएंसी के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला आ जाते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन, फिर यहाँ पे कुछ टॉपिक समझते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करते हैं। जैसे प्रोसेसर के आर्किटेक्चर बेस्ड क्या होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आर्किटेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन सेट डिजाइन क्या क्या होती हैं, सिस्क होती है और एक और होती है रिस्क ना, तो उसको हम आगे समझेंगे, पहले सिस्क को समझ लेते हैं। सिस्क मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये कहाँ काम आता है भाई, तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, मेन काम क्या है, तो इसका मुख्य काम बड़े और जटिल निर्देशों का उपयोग करके प्रति प्रोग्राम कुल निर्देशों की संख्या को कम करना है। कहने का सेंस क्या है, जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शंस दिए काम करने के लिए, तो इंस्ट्रक्शंस की संख्या काफी ज्यादा है, तो ये क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर देता है। कंबाइन करके उन्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करोगे
तो अलग अलग होने पे थोड़ा सा ज़्यादा इजी लैंग्वेज में होते हैं, मतलब अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा होते हैं। जबकि आप उनको एक साथ कंबाइन करते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, थोड़ा कठिन हो जाते हैं ना, जटिल हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, इसको कठिन होने से कोई मतलब नहीं है, ये क्या करेगा, सारे इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करेगा। कंबाइन करने के कारण उनकी संख्या कम हो जाती है, लेकिन वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कठिन निर्देशों पे काम करने के लिए बना होता है। ठीक है, इसमें एक ही जटिल निर्देश कई छोटे छोटे कार्यों जैसे मेमोरी से लोड करना, गणना करना, वापस स्टोर करना को एक साथ कर सकता है। मतलब जो अलग अलग कार्य करने के लिए आपने अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया था ना, कि मेमोरी से डेटा को लोड करो, फिर उसका गणना करो, फिर उसके बाद आप डेटा को स्टोर करो। ठीक है, तो ये जो अलग अलग थे, इन सभी को मिला करके एक इंस्ट्रक्शन मान लेगा, एक इंस्ट्रक्शन बना देगा। तो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो ये पारंपरिक डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और भारी सर्वर्स में, मतलब जैसे इंटेल और एएमडी के प्रोसेसर होते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस, कठिन कैलकुलेशंस करने होते हैं ना, ऐसे कैलकुलेशन जो सिंपल डिवाइसेस से नहीं हो सकती हैं, उनके लिए आपका ये होता है। मतलब जिन डिवाइसेस को बनाया ही इसलिए जाता है कि वो ज़्यादा कठिन कैलकुलेशंस कर सकें, उनके उनमें क्या होता है, सिस्क का मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वहीं पे अगला आता है हमारा रिस्क ना, रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसका काम क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि निर्देशों को बहुत सरल और छोटा बनाना। मतलब ये निर्देशों को तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब ये निर्देशों को सरल बनाता है। वो कठिन बना रहा था और ये सरल बना देता है, ताकि वे केवल एक ही क्लॉक साइकिल में तेजी से पूरे हो सके, जिससे कि प्रोसेसर को उन्हें रन करने में ज़्यादा हैवी लोड ना लेना पड़े, प्रोसेसर उनको बहुत आसानी से रन कर ले। यहाँ पे प्रोसेसर के ऊपर बहुत कम लोड पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मतलब इंस्ट्रक्शंस को बहुत सरल टुकड़ों में तोड़ के अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर बहुत आसानी से उन्हें प्रोसेस कर लेता है। इसमें निर्देशों की संख्या भले ही बढ़ जाती है, मतलब जो संख्या होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं इसमें, लेकिन काफी सरल भी होते हैं ना, जिससे कि प्रोसेसर उन्हें बहुत तीव्र गति से निष्पादित करता है। मतलब बहुत आसानी से, बहुत तेजी से उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, जैसे कहाँ कहाँ ये होते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन, कौन सा आपके स्मार्टफोन को बहुत कठिन कार्य करना होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस करने होते हैं, तो आपका स्मार्टफोन क्या होता है, जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, उनको रन करने के लिए, सिंपल कार्यों को करने के लिए होता है। जैसे टैबलेट हो गया, ठीक है, स्मार्ट वॉच हो गया, आधुनिक पोर्टेबल जो डिवाइसेस हो गई, इनमें आप क्या करते हो, जैसे ये क्या होते हैं, एप्पल के एम सीरीज, इनमें कौन कौन आते हैं, एप्पल का एम सीरीज और स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो आप अपने मोबाइल से हल्के ही काम करते हो ना। आप बताओ, अगर आपको यूट्यूबिंग करनी है, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट वो करना है, या फिर अगर आपको जैसे ये मार्केट में पैसा लगाना है, ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग करनी है, तो आपको क्या कर, तब आप मोबाइल से नहीं कर लेते हो, तब आपको क्या चाहिए होता है, हैवी एनालिसिस चाहिए होती है। और हैवी एनालिसिस के लिए देखो कि जो ये करते हैं वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स को लेके बैठे होते हैं, सर्वर। तो बड़े बड़े कंप्यूटर क्यों लिए, जब आपके मोबाइल से हो सकता है, इसीलिए क्योंकि आपके मोबाइल में रिस्क यूज किया गया है, जो कि क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर काम करता है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को रन नहीं कर सकते हैं ये प्रोसेसर्स। जबकि वहाँ पे जो प्रोसेसर्स होते हैं वो क्या, सिस्क बेस्ड होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को रन बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसलिए आर्किटेक्चर का डिफरेंस होता है। अब आइए इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे सीजीएल 2022 और आईबीपीएस पीओ 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीपीयू 2000 सीपीयू के भौतिक स्थिति स्थित सीआई, मतलब सिस्क, ठीक है, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, सीपीयू के भीतर स्थित सिस्क आर्किटेक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सिस्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रोग्राम निर्देशों की संख्या को कम करना। बिल्कुल यही आंसर आपका करेक्ट है, कि पर प्रोग्राम आपके निर्देशों की संख्या को कम कर देता है। हार्डवेयर को पूरी तरह से हटाना, बिल्कुल नहीं भाई, हार्डवेयर हट जाएगा तो कोई काम कैसे होगा। सिंगल कोर प्रोसेसर बनाना, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं होता है। क्लॉक स्पीड को धीमा करना, नहीं, इनका काम क्या होता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को कम करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और आधुनिक सीपीयू के आंतरिक L1 कैश मेमोरी में डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक साथ एक्सेस करने के लिए किस डिजाइन का उपयोग किया जाता है, किस डिजाइन का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए सिंपल क्या बोल क्या रहा है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ना, और आधुनिक सीपीयू के की आंतरिक L1 कैश मेमोरी, L1 कैश मेमोरी बोल रहा है। कैश मेमोरी में मैंने क्या बताया था, कौन सा यूज होता है, याद करिए आप।
में डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक साथ एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना, किस डिजाइन का उपयोग किया जाता है? सीधी सी बात है। पहली बात तो कैश में मैंने कौन सा बोला था, फिर कहा था एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ। तो सीधी सी बात है, कौन आ गया आपका? हार्वर्ड आर्किटेक्चर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वॉन न्यूमैन तो एक एक करके करता है। पहली चीज, दूसरी चीज को कैश में पढ़ा नहीं था हम लोगों ने, कहाँ पढ़ा था? हमने कैश मेमोरी में हार्वर्ड आर्किटेक्चर को पढ़ा था कि कैश मेमोरी में हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज होता है। अगला यहाँ पे क्या, एसएससी सीजीएल 2023 और आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये हमारा। क्या क्वेश्चन है? रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्देशों को जटिल बनाना? नहीं भाई। प्रति प्रोग्राम निर्देशों की संख्या को कम करना? एकदम नहीं। इसका काम क्या होता है? निर्देशों को सरल बनाना। हाँ जी, ये लाइन तो मैच कर गई आगे, ताकि वे एक ही क्लॉक साइकिल में निष्पादित हो सके। बिल्कुल ये लाइन भी मैच कर रही है, यही आंसर हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रैम की स्पीड बढ़ाना? नहीं, इनका तो रैम से कोई संबंध ही नहीं है। आ गया, ठीक है। फिर अगला हम बात करते हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर आर्किटेक्चर आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे पोर्टेबल उपकरण में उपयोग किया जाता है? तो आपने अभी पढ़ा था ना, किसका इस्तेमाल? तो रिस्क का किया जाता है, रिस्क का इस्तेमाल इन सब में किया जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर और आरआरबी जेई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, क्या कौन सा वेनिला पर्सनल कंप्यूटर जैसे पीसीज में इस्तेमाल होने वाला सिस्क आर्किटेक्चर मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान केंद्रित करता है? बात समझिएगा यहाँ पे। तो सिस्क आर्किटेक्चर किस, अब यहाँ पे आपको नहीं पता नहीं है वेनिला पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, कोई बात नहीं, आपको सिस्क के बारे में तो पता है ना। सिस्क आर्किटेक्चर मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो किस पे करता है? प्रतिनिर्देश क्लॉक साइकिल को कम करना, प्रोग्राम निर्देशों की संख्या को कम करना। बिल्कुल यही आ गया आंसर, बाकी सबकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा एकदम मैच कर रहा है। बात समझ में आया? आगे, इसरो साइंटिस्ट 2018 और यूजीसी नेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, किस प्रोसेसर आर्किटेक्चर में निर्देशों का आकार निश्चित होता है? निर्देशों का आकार निश्चित होता है, अच्छा, और उनका निष्पादन बहुत तेजी से होता है। तो देखिए, निर्देशों का आकार जहाँ ज्यादा बढ़ाया जाएगा वहां तो निश्चित नहीं होगा, जहां बल्कि कम है वहीं पे निश्चित है, ठीक है। जैसे सिस्क में निर्देशों का आकार क्या है? निश्चित है। जबकि रिस्क तो उन्हें बढ़ा देता, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर देता है जिससे कि प्रोसेसर उनको आसानी से प्रोसेस कर सके। तो सिस्क में क्या होता है? निर्देशों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। ओके, 1 मिनट। किस प्रोसेसर आर्किटेक्चर में निर्देशों का आकार निश्चित होता है और उनका निष्पादन एग्जीक्यूशन बहुत बहुत तेजी से, ओ सॉरी यार, सॉरी क्वेश्चन पूरा अच्छे से हम लोगों ने समझा नहीं ना। मतलब यहाँ पे किसका आकार निश्चित होता है और उनका निष्पादन बहुत तेजी से होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिस्क हो जाएगा, सिस्क नहीं होगा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिस्क हो जाएगा। रिस्क में आकार क्या होता है? क्योंकि जो जितना इंस्ट्रक्शन हमने दिया है उतना इंस्ट्रक्शन बना हुआ है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि ये क्या होता है, तेजी की बात की जाए तो स्पीड कहाँ ज्यादा होती है? आपकी रिस्क में होती है, ना कि सिस्क में। सिस्क में स्पीड स्लो हो जाती है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट पे काम करता है, ठीक है। फिर आइए, हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, इनके बेसिस पे हम आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे प्रोसेसर आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन चिप एंड डिवाइस यूजेस, ठीक है। तो चिप और डिवाइस के यूजेस पे कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी तक हम लोगों ने जो इंस्ट्रक्शन सेट के आधार पे कंप्यूटर के प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को पढ़ा था, जो कि दो हमने देखा, रिस्क और सिस्क। अब यहाँ पे हम बेस्ड ऑन चिप या डिवाइस यूज के आधार पे देख रहे हैं। क्या x86 आर्किटेक्चर पहले नंबर पे आता है। इस आर्किटेक्चर को बनाने वाले इंटेल और AMD के कंपनियां हैं। एक पारंपरिक प्रोसेसर डिजाइन है ये क्या है? एक पारंपरिक प्रोसेसर डिजाइन है जो सिस्क पर आधारित है। तो x86 आर्किटेक्चर किसके ऊपर आधारित है? सिस्क पे। तो सीधी सी बात है, सिस्क आर्किटेक्चर कहाँ यूज होता था? बड़े बड़े सर्वर्स कंप्यूटर्स में यूज होता था, तो वहीं पे ये भी यूज होगा, x86 भी वहीं पर यूज होगा, ठीक है ना। ये क्लियर है। यूज क्या है इसका? इसका उपयोग मुख्य रूप से भारी काम करने वाले उपकरणों जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और
बड़े सर्वर में किया जाता है। मैंने कहा ना, जो बहुत हैवी काम करने वाले कंप्यूटर होंगे उन्हीं में इसका इस्तेमाल, x86 का इस्तेमाल आर्किटेक्चर का किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिस्क का इस्तेमाल कर रहा है। फ्यूचर क्या है इसका, यह बहुत शक्तिशाली और भारी सॉफ्टवेयर और को आसानी से चला सकता है, लेकिन यह बिजली का उत्पादन बहुत करता है, मतलब बहुत खपत बहुत ज़्यादा करता है। सीधी सी बात है, जो बहुत हार्ड, अब आप ना जो जब ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशंस करते हो तो आपका क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, थकते जल्दी हो। जबकि आसान कैलकुलेशन, मैंने कहा 2+5 कितना होगा 7, कौन सी थकान होगी आपको, कुछ नहीं। लेकिन अभी दे दिया जाए कोई सेट वगैरह का, डिफरेंशिएशन वगैरह का कोई बढ़िया कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको दे दिया जाए क्लास 12 वगैरह का, हो गया, बैठ जाओगे आप सॉल्व करने के लिए, 10 मिनट आपका गया तो उसमें, और अगर बाई चांस 10 मिनट बाद भी आपने सही आंसर नहीं निकाल पाया तो हो गया दिमाग खराब, मतलब आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ऐसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे एनर्जी क्या है, यहाँ की एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो ये ज़्यादा जब मेहनत करेगा तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिसिटी की खपत यहाँ पे ज़्यादा होगी। और उसके बाद दूसरा होता है ARM आर्किटेक्चर। ठीक है, ये 86 का सबसे बड़ा आधुनिक विकल्प है, मतलब 86 की जगह पर यूज होने वाला सबसे बड़ा विकल्प है ये। रिस्क में यूज किया जाता है, इस रिस्क पर आधारित, अब रिस्क पर आधारित है तो सीधी सी बात है इसका वहीं यूज हो जाएगा, होगा जहाँ रिस्क में यूज हो रहा था। मतलब रिस्क में ये आर्किटेक्चर कहाँ, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच और आजकल के आधुनिक पतले लैपटॉप, जो पतले लैपटॉप आ रहे हैं ना, एप्पल के M सीरीज लैपटॉप वगैरह, उनमें यूज किया जाएगा ARM का। इसका मुख्य लाभ यह है कि यह बहुत ही कम बिजली की खपत और कम गर्मी पैदा करता है। सीधी सी बात है, हमें आजकल के डिवाइसेस में क्या जरूरत है, ज़्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत है, तो हमारे आजकल के डिवाइस किस पे आते हैं, ARM आर्किटेक्चर पे आते हैं, जो कि रिस्क का इस्तेमाल करता है ना कि सिस्क का, जिससे बैटरी लंबे समय तक चलता है। इसीलिए हमें ज़्यादा फास्ट, मतलब हमारी सारी नीड्स यही पूरी हो रही है क्या, हमें बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए, हमें हीट नहीं चाहिए, हमें काम जल्दी खत्म कंप्लीट होना चाहिए। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन है, ARM और रिस्क बेस्ड ARM आर्किटेक्चर। जबकि जहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने हैं, जहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन, बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने हैं, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे आपका सिस्क मतलब x86 आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होगा। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे इंटेल और AMD के डेस्कटॉप प्रोसेसर मुख्य रूप से किस आर्किटेक्चर मानक पर आधारित हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात कर रहा है ना AMD और इंटेल के, तो क्या हो जाएगा, x86 हो जाएगा आपका। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और नीलिट लेवल 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर अगला देखिए, यहाँ पे इसरो टेक्निकल असिस्टेंट 2024 और SEBI ग्रेड ए में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एप्पल के आधुनिक लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाली M सीरीज चिप किस आर्किटेक्चर का उपयोग करती है, जो उन्हें अत्यधिक ऊर्जा कुशल बनाती है। ठीक है, तो ये 2024 से क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। तो बोल रहा है ना कि लैपटॉप में यूज होने M सीरीज, तो M सीरीज के लिए हमने अभी पढ़ा था, M सीरीज के लिए कौन सा हो रहा है, ARM का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ताकि वो पतले हो सके और हीट कम हो सके। कंप्यूटर के मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर सभी आंतरिक ऑपरेशंस और डेटा ट्रांसफर को सिंक्रोनाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है, सिंक्रोनाइज वर्ड का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब कंप्यूटर के अंदर एक क्लॉक होता है जो कि पर प्रोसेस वो क्लिक टिक 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 करता रहता है, और प्रोसेस जब वो एक बार टिक करता है तो कंप्यूटर एक राउंड अपना मतलब प्रोसेस का कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर कार्य करता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड पर जब प्रोसेस डिपेंड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज बोलते हैं ना। और असिंक्रोनस क्या बोलते हैं, जहाँ पे हम क्लॉक स्पीड से मतलब नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर की मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU के भीतर सभी आंतरिक ऑपरेशंस और डेटा ट्रांसफर को सिंक्रोनाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिस्टम क्लॉक का उपयोग किया जाता है, रैम बस का यूज किया जाता है, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो इसका हमारा आंसर है सिस्टम क्लॉक, अभी हमने बता दिया। ठीक है, SSC सीजीएल 2024 और ओ लेवल नीलिट के O लेवल 2023 के क्वेश्चन में पूछा गया है ये। फिर आइए, यदि CPU 2000 सॉरी यदि किसी CPU की क्लॉक स्पीड 3 गीगाहर्ट्ज है तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए ये भी इसरो के टेक्निकल असिस्टेंट 2022 में और दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। CPU का जो क्लॉक स्पीड है 3 गीगाहर्ट्ज है, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है।
ठीक है। तो गीगा हर्ट्ज मतलब सॉरी GHz मतलब गीगा हर्ट्ज होता है। यह प्रति सेकंड 3000, ठीक है, 3000 निर्देशों का निष्पादित कर सकता है। यह प्रति सेकंड बिलियन क्लॉक पल्स उत्पन्न करता है। यह एक समय में 3 प्रोग्राम लोड करता है, ठीक है ना। इसकी रैम की क्षमता 3 GB है। नहीं, ये क्या करता है, एक सेकंड में 3 बिलियन ऑफ जो आपके क्लॉक पल्स हैं उनको उत्पन्न करता है। 3 बिलियन गीगा हर्ट्ज की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। ये हर्ट्ज क्या है, यूनिट है। हम आगे यूनिट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसमें नहीं है। आगे अगले वाले वीडियो में हम लोग, अगले वीडियो में हमने रखा हुआ है इसको, ठीक है। तो उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सारे जितने भी यूनिट होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे गीगा हर्ट्ज हो गया, गीगा हर्ट्ज से पहले क्या होता है, बीट होता है। क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बीट। ओ सॉरी, यहाँ पे बीट नहीं होता, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, केवल हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। और फिर क्या होता है, किलो हर्ट्ज होता है। पहले हर्ट्ज होता है, फिर किलो हर्ट्ज होता है, फिर मेगा हर्ट्ज होता है, फिर क्या होता है, मेगा हर्ट्ज होता है, मेगा हर्ट्ज। और फिर क्या होता है आपका, गीगा हर्ट्ज होता है। तो हर्ट्ज, फिर किलो हर्ट्ज, फिर मेगा हर्ट्ज, फिर क्या होता है आपका, गीगा हर्ट्ज होता है। तो ये थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस है, जहाँ पे मिलियंस में चाहिए आपका बिलियंस में चला जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1000 के यहाँ से यहाँ के बीच में 1000, यहाँ से यहाँ के बीच में 1000, यहाँ से यहाँ के बीच में 1000 का आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये होता है आपका 1 हर्ट्ज बराबर 1 क्लॉक पल्स। मतलब यहाँ पे जो क्लॉक पल्स की बात हो रहा है, 1 हर्ट्ज बराबर 1 क्लॉक पल्स। अब ये 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 क्लॉक पल्स बराबर आपका 1 किलो हर्ट्ज क्लॉक पल्स। और वैसे ही 1000 किलो हर्ट्ज क्लॉक पल्स बराबर आपका ये 1 मेगा हर्ट्ज क्लॉक पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1000 प्लस यहाँ पे 1000 आप अगर काउंट करोगे तो 1 10 100, ठीक है ना। 1000 10,000 100,000, फिर आपका क्या हो गया, मिलियन में आ गया। अब फिर उसके बाद आप 3 और जीरो लगाओगे तो मिलियन के बाद क्या होता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और फिर आके आ जाएगा आपका बिलियन। तो बिलियन में कौन सा, 3 है तो 3 बिलियन। तो 3 बिलियन क्लॉक पल्स का इसका स्पीड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं अपना IBPS PO 2021 और RRB JEE 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है ये। जब एक सिंगल कोर प्रोसेसर बहुत तेजी से अलग अलग कार्यों के बीच स्विच करता है ताकि ऐसा लगे कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं, तो इस OS ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मतलब, तो इस OS तकनीक को क्या कहा जाता है। तो इस OS तकनीक को क्या कहा जाता है, जहाँ पे आपका जो एक सिंगल वो है मतलब कोर है, और वो आपका क्या कर रहा है, आगे स्विच कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप कहोगे मल्टी शेयरिंग ना, मल्टीटास्किंग मतलब टाइम शेयरिंग, जहाँ पे आपके क्या होते हैं, ये आपके रन करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये आपका होता क्या है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अम, ठीक है, स्विच यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं ना, कोर की बात कर रहे हैं। तो कोर क्या होता है, एक सीपीयू में आपने कहा सुना होगा जैसे कि डुअल कोर होता है और i3 प्रोसेसर होता है। ये क्या होते हैं, जो डुअल कोर होता है ना उसमें 2 प्रोसेसर, और डुअल कोर की जो आधुनिक हुए ना उसमें 4 प्रोसेसर भी होते हैं। तो डुअल कोर में भी आपके 4 प्रोसेसर, मान लो आपका 2 प्रोसेसर है, और दोनों प्रोसेसर क्या है, 4 प्रोसेसर वाले हैं। देखिए, एक डुअल कोर जिसमें 2 प्रोसेसर होता है, फिर ऑक्टा कोर जिसमें 4 प्रोसेसर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपका कोर्स की संख्या बढ़ जाती है। कोर होता क्या है, एक तरह से मानिए सीपीयू के अंदर कार्य करने वाले ऐसे वो कंपोनेंट, मतलब सीपीयू के अंदर वो कंपोनेंट जो सीपीयू के कार्य को परफॉर्म करते हैं, कार्य को करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। बात समझ रहे हैं, जस्ट लाइक आप समझिए कि आपके पास क्या है कि लेबर, एक लेबर की तरह होते हैं सीपीयू के अंदर ये। और अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी होता है कि कुछ नए सीपीयू जा रहे हैं, उनके भी 4 कोर है। पुराना सीपीयू है, उनमें भी 4 कोर है, मतलब उनके दोनों के पास लेबर काम करने वाले 4 हैं। फिर भी क्या होता है कि नया वाला सीपीयू ज़्यादा फास्ट है, पुराना वाला कम फास्ट है। लोग कह रहे हैं कि भाई इसका नया मॉडल है, तो नया मॉडल होने से फास्ट कैसे हो गया। तो ये कुछ ऐसा है, आप समझो कि आप अपने घर में काम लगाए हो ना, लेबर आपके यहाँ है, आपने भी 4 लेबर मंगाए, आपके पड़ोसी ने भी 4 लेबर मंगाए हैं। आपके पड़ोसी ने जो 4 लेबर लाए,
वो 4 लेबर सब 20 से 25 साल के बीच के जो यंग लड़के हैं उनको लाया, और आप जो 4 लेबर लाए, आप 50 से 60 साल के जो बुड्ढे हैं उनको लेके आए हो आप लेबर के तौर पे। 4 लेबर आपके पास भी, 4 लेबर उनके पास भी। अब भाई उसके काम जल्दी होंगे कि आपके काम जल्दी होंगे, आप खुद ही दिमाग लगा लो। तो जो आज के आधुनिक प्रोसेसर आते हैं ना, तो उनका जो टेक्निक है वो उनके कोर्स नए न्यू टेक्निक पे बने हुए हैं, इसलिए वो ज़्यादा फास्ट होते हैं, जबकि कंपेरिजन तो पुराने टेक्निक के कोर्स स्लो होते हैं, ठीक है। इसलिए जनरेशन बढ़ जाते हैं, जैसे i3 है, i3 का 7 जनरेशन ज़्यादा फास्ट होगा, या 8 जनरेशन ज़्यादा फास्ट होगा। कोर भले सेम हो सीपीयू के, लेकिन कोर न्यू टेक्निक से बने हुए हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है वो, इसलिए वो फास्ट होगा। जैसे अब नेक्स्ट करते हैं क्या, कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी घटक निर्देशों को प्राप्त करता है, उन्हें डिकोड करता है, और फिर एएलयू या मेमोरी को आवश्यक सिग्नल भेजता है। तो कौन है? तो यहाँ पे देखो ये पूछा गया डीआरडीओ CEPTAM 2023 और SSC CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे समझना है, क्या कंप्यूटर का कौन सा बुनियादी घटक, मतलब कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो निर्देशों को प्राप्त करता है, मतलब फेच करता है, और उन्हें क्या करता है कि डिकोड करता है। तो डिकोड करता है, तो हमने क्या पढ़ा था, डिकोड करने वाला। अगर आपको कुछ नहीं समझ, डिकोड कौन कर रहा है, तो सी कंट्रोल यूनिट करता है, एएलयू नहीं करता। एएलयू तो डिकोड होने के बाद जो इंस्ट्रक्शन आया, अगर वो मैथमेटिकल, समझना है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस वाले कुछ डेटा होंगे, तो वो आपके पास, वो आपके एएलयू के पास आएंगे। डिकोड करने के लिए एएलयू के पास नहीं आएगा, तो वो काम कौन करेगा आपका यहाँ पे, कंट्रोल यूनिट करेगा। इनपुट डिवाइस का काम तो केवल इनपुट लाकर दे देना है, बाकी उसको क्या लेना देना है। ऐसे सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज क्या होता है, वो तो बस मेमोरी है। यहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा आंसर। फिर माइक्रो प्रोसेसर के भीतर वह कौन सा छोटा और अत्यधिक तेज गति वाला स्टोरेज एलिमेंट है जो डेटा को अस्थायी रूप से रखता है। तो जो प्रोसेसर के अंदर बोल रहा है, प्रोसेसर के बाहर, प्रोसेसर के अंदर। तो प्रोसेसर के अंदर आपका जो है वो रजिस्टर होता है, और उसने पर भी बोला है जिस जो सबसे तेज है, सबसे तेज कौन होता है, सबसे तेज मेमोरी कंप्यूटर की आपकी रजिस्टर होता है, ठीक है। तो सबसे तेज भी यही होता है, और टेम्परेरी अस्थायी भी बोल रहा है, और अस्थायी मेमोरी भी यही होता है। अस्थायी मेमोरी में हालांकि ये भी होता है, रैम भी होता है, रजिस्टर भी, लेकिन सबसे फास्ट, रैम से भी फास्ट कौन है, रजिस्टर है। और कंप्यूटर, और सबसे बड़ी बात, रैम कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं होता, बाहर एक चिप है वो लगती है, ठीक है, प्लेट है, प्लेट में आती है। जबकि ये क्या होता है, ये आपका कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर लगा होता है, जो प्रोसेसर हमने शुरुआत में दिखाया था। CGL 2023 और IBPS क्लर्क 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था ये, ठीक है। समझते चलिएगा, समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यही सेम क्वेश्चन अगली बार आए, जरूरी नहीं है। सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, थोड़े थोड़े पैटर्न चेंज हो जाते हैं, इसलिए समझते चलिएगा। सीपीयू के कार्य करने की गति का क्लॉक स्पीड को मापने के लिए आधुनिक समय में किस यूनिट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, बोल रहा है क्या। अब देखो समझो अच्छे, सीपीयू के कार्य ना करने की गति, वही कार्य करने मतलब वो कितना स्पीड में करेगा, या क्लॉक स्पीड को मापने के लिए आधुनिक समय में किस यूनिट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था जो गीगाहर्ट्ज, ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया था। देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2023 में, और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सीपीयू की गति इसी में नापा जाता है। सबसे छोटा क्या होता है, हर्ट्ज होता है। उसके बाद क्या होता है, हर्ट्ज के बाद क्या होता है, किलो हर्ट्ज होता है। किलो हर्ट्ज के बाद मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज के बाद गीगा हर्ट्ज। सबके बीच में 1000 का डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यूपी पीसीएल जेई 2022 और एसएससी सीएचएसएल 2020 का क्वेश्चन है। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के लॉजिक यूनिट के संयोजन को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। एएलयू और सीयू दोनों का अगर सामूहिक संयोजन बना दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो सीपीयू कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही सीपीयू बनता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, इसरो टेक्निकल असिस्टेंट और डीआरडीओ CEPTAM 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के मुख्य कार्यों में से नहीं है। सीपीयू का काम निर्देशों को डिकोड करना है, एकदम सही। डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना, ना स्थायी रूप से सीपीयू कहाँ स्टोर करता है। फिर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, बिल्कुल ये सीपीयू का काम है। डेटा को फेच करना, ये भी सीपीयू का काम है।
अस्थायी रूप से स्टोर करना नहीं, ये सीपीयू का काम नहीं है, ठीक है। फिर नीलिट ए लेवल का पेपर ओ लेवल के बाद का, ओ लेवल ऑर्डिनरी लेवल होता है, ए लेवल ओ लेवल से बड़ा होता है, ठीक है। तो 2024 ए लेवल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूजीसी नेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक क्लॉक साइकिल के भीतर सीपीयू द्वारा की जाने वाली बुनियादी क्रिया जैसे इंस्ट्रक्शन फेच या रजिस्टर रीड को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे सीपीयू के द्वारा जो किया जाने वाला एक मतलब बेसिक क्रिया है, कार्य है, जैसे इंस्ट्रक्शन को फेच करना, रजिस्टर को रीड करना, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। क्या इसको माइक्रो ऑपरेशन कहा जाता है, क्या माइक्रो, ठीक है ना, मैक्रो ऑपरेशन कहा जाता है, माइक्रो ऑपरेशन कहा जाता है, मेगा टास्क कहा जाता है, इसको लूपिंग कहा जाता है, तो इसको माइक्रो ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको क्या होता है, माइक्रो ऑपरेशन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है कंप्यूटर की मुख्य बस जो सीपीयू को मेमोरी और अन्य हार्डवेयर से जोड़ती है, उसकी चौड़ाई क्या निर्धारित करती है, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई, सीपीयू को मुख्य हार्डवेयर से जो जोड़ती है बस, उसकी चौड़ाई क्या निर्धारित करती है, तो एक समय में ट्रांसफर होने वाले डेटा की मात्रा को निर्धारित करती है, ठीक है, कि एक समय में कितना डेटा ट्रांसफर होगा। मैंने बताया ना कि बस का काम ही है डेटा को ट्रांसफर करवाना। तो आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर में पूछा गया 2023 का क्वेश्चन है ये, और बीएआरसी ओसीईएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर आते हैं सीपीयू में गार्बेज इन गार्बेज आउट ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट का सिद्धांत मुख्य रूप से किसके संबंध में है ना, किससे संबंधित है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट का सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है ना, स्पीड से, एक्यूरेसी से, स्टोरेज से, या वर्सेटिलिटी से। तो ये आपका एक्यूरेसी से संबंधित होता है, ठीक है। आप एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट 2022 और दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपके लिए भी रखा हुआ है कि ये क्वेश्चंस आप अपने से सॉल्व करेंगे, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख लाया हूँ, इनको देखिए, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चंस करवाए गए, 35 क्वेश्चंस हमने करवाए, 5 क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। इन्हें सॉल्व करके आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन, चाहे यूजीसी नेट की कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी का भी कर रहे हो, जहाँ भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करवाते हैं। यहाँ से आपको बेसिक्स लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगला जो वीडियो है सीपीयू का भी पार्ट 3 आने वाला है, वो भी आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।